आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। ठीक है। सो ये आपका वीकली टेस्ट है। दो चीज आपको करना है। पहला, जो आपको फुल लेंथ टेस्ट आपको दिया जा रहा है वो, ठीक है, प्लस जो वीकली जो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको भी आपको साथ में लेके चलना है। ट्राई करना है कि जितने भी क्वेश्चन है आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको लेके आना है, क्योंकि हर एक चीज आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। और नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि जितने भी, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊं उसको आप लिखते हुए चलो। आपको पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लाइट का चैप्टर आपको पढ़ाया गया था बेहतरीन तरीके से। उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना द कलर ग्लास अपीयर व्हाइट व्हेन दे क्रस्ट। सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब भी हम लोग कोई भी ग्लास को, जो हम लोग उसका पाउडर बनाते हैं, देखते हो कि ग्लास फूट जाता है, तो एकदम उसको हम लोग पाउडर तरीके से अगर उसको पूरी तरीके से कर दे, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका व्हाइट दिखने लगता है। ठीक है। ग्लास का जो पाउडर होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला है आपका स्कैटरिंग, ठीक है, जिसका होता है परिकिरणन। रिफ्लेक्शन डेट मीन्स प्रवर्तन। उसके बाद है आपका रिफ्रैक्शन, डेट मीन्स आपका अपवर्तन। उसके बाद है इंटरफेरेंस, डेट मीन्स आपका व्यतिकरण होता है। ठीक है। और डिफ्रैक्शन मतलब होता है आपका विवर्तन। ठीक है। तो ये व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस मतलब। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कैटरिंग। तो इसको आप अच्छे से लिख के नोट डाउन कर लोगे कि जो ग्लास का, ठीक है, जो पाउडर होता है, ठीक है, वो उजला दिखता है। आपको, आपने देखा भी होगा वह क्यों दिखता है, क्योंकि आपका स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, ऐसा आपका होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। स्कैटरिंग डेट मीन्स परिकिरणन। अब परिकिरणन से क्या है कि बहुत सारी चीजें होती है जो आपको दिमाग में है। ठीक है। अब मैं बता एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, उसको आपको दिमाग में अच्छी तरीके से रखना है। ठीक है। देखिए, तो अगर पहला मैं बात करूं स्कैटरिंग का, तो सबसे पहला पॉइंट आप यही याद रखोगे, पाउडर वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। ठीक है, कि पाउडर वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ये वाला आप सबसे पहला आप याद रखोगे। ठीक है, कि इसका ग्लास का पाउडर वाला व्हाइट क्यों दिखता है। ठीक है, तो आपका स्कैटरिंग के कारण। अब ध्यान से देखना, आपको स्कैटरिंग से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो हमारा स्काई है, ठीक है, स्काई, आसमान जो है ब्लू क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग के कारण। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो आपका सागर होता है, सी होता है, वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो आपका स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आपको याद रखना है, जो सन निकलने से पहले, दैट मीन रेड कलर जो आपको दिखाई देता है सनराइज से पहले और सनसेट के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य निकलने से पहले, सूर्य डूबने के बाद जो आपका लाल कलर दिखाई देता है, वो भी क्यों दिखाई देता है, तो आपका स्कैटरिंग के कारण। तो आपको समझ के याद रखना है जो भी मैंने स्कैटरिंग से बोला, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ सी, पाउडर ऑफ ग्लास, और आपका रेड कलर ऑफ आपका जो सनराइज और सनसेट होता है, मतलब सूरज जब निकलता है और सूरज जब डूबता है, तो आपको जो लाल कलर दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो आपका स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको मैं बता रहा हूं, देखिए, उसके बाद है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि जो प्रतिध्वनि होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि को, दैट मीन्स आपका इक्को। तो प्रतिध्वनि क्यों होता है, तो आपका इक्को के कारण। और कम से कम कितना डिस्टेंस पे आप खड़े रहोगे ताकि आपको इक्को सुनाई दे, तो 17 मीटर के डिस्टेंस पे। प्लस एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इक्को जो होता है, ठीक है, 17 मीटर के डिस्टेंस पे होता है, और इक्को का कारण क्या है, तो रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ मैं हमेशा कनेक्ट आपको करता हूँ, अगर आपको याद हो, कि कोई भी साउंड जब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता है, तो कितने देर तक उसका छवि सेंस जो हम लोग कर पाते हैं, तो 1/10 सेकेंड तक। और 1/10 सेकेंड से मैं एक क्वेश्चन और आपको हमेशा करवाता हूँ। वो क्या करवाता हूँ आपको, कि जो जो आपका, जो आप जैसे कि आइस देखते हो, तो आइस जो फ्लोट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा बड़ा बड़ा आइस टूट जाता है फिर से फ्लोट होता है, तो आइस का कितना भाग हमें दिखता है, तो हमेशा याद रखिएगा, पानी के जो ऊपर वाला भाग होता है वो 1/10वां भाग ही होता है। बाकी जितने भी भाग हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो नीचे होता है। तो कितना पार्ट हम लोग आइस का देख पाते हैं, जो फ्लोट होता है, ठीक है, जो बहता हुआ दहता हुआ जो आपको दिखाई देता है, तो 1/10 पार्ट। और मस्तिष्क पे साउंड का सेंसेशन कितनी देर तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक। फिर से वापस आ जाते हैं रिफ्लेक्शन से, इको जो होता है किसके कारण, प्रतिध्वनि आपका रिफ्लेक्शन के कारण। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखोगे, कि जो आपका स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप मैंने आपको बताया जो आला जो यूज करते हैं, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है, तो आपका रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है। तीसरा आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप गलत करोगे,
उसके है पेरिस्कोप। मैंने हमेशा करवाई कि पेरिस्कोप किस पे काम करता है, तो पेरिस्कोप जो है आप देखोगे पनडुब्बी में ये यूज किया जाता है, तो वो भी आपका रिफ्लेक्शन पे ही काम किया जाता है, आपका प्रवर्तन पे ही काम किया जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन, डेट मीन्स अपवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला इसमें आपको तो पता होना चाहिए, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, मतलब तारों का जो चमकना है, ठीक है, वो क्यों होता है, तो आपका तारों का चमकना जो होता है रिफ्लेक्शन के कारण होता है। दूसरा आप याद रखोगे जो आपका, ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है, आपको पता होगा कि सनराइज, ठीक है, और सनसेट, मतलब सन जो निकलता है और सन जो डूबता है, तो सन निकलने से पहले या डूबने से पहले, ठीक है, हमें दिखाई देता है। मतलब निकलने से पहले आपको आभास होगा कि सन जो है निकला हुआ है, डूबने के बाद भी आपको आभास होगा कि सन अभी तक डूबा नहीं है। तो ये आभास जो होता है हमें किस कारण से होता है, तो रिफ्लेक्शन के कारण। और सेम क्वेश्चन मैंने आपको स्केटरिंग में अभी करवाया था कि जो रेड कलर दिखाई देता है सनसेट और सनराइज के समय, ठीक है, तो वो क्यों होता है, तो स्केटरिंग के कारण। पर पहले और बाद तक हमें क्यों दिखाई देता है, तो रिफ्लेक्शन के कारण। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार याद रखोगे, सनराइज और सनसेट से पहले और बाद तक जो दिखाई देता है वो भी हमारा रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। इसके बाद मैंने और भी करवाया था, जैसे कि फिश जो है हमें जितना नीचे होता है उससे ऊपर हमें दिखता है, इसलिए कभी फिश जल्दी से आप हाथ में पकड़ नहीं पाते हो। तो क्यों होता है, तो आपका रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। पेंसिल को आप जब पानी में रखते हो तो लगता है टूटा हुआ है, हल्का बैंड आपको दिखाई देता होगा, ठीक है, वो क्यों होता है, तो आपका रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। वैसे ही अगर आप कोई नदी देखते हो तो नदी आपको दिखेगा, उसका एकदम नीचे वाला भाग दिखेगा, अरे ये तो एकदम, मतलब एकदम ज्यादा गहरा नहीं है, आपको गहरा लगेगा नहीं कि वो गहरा है, पर वो बहुत गहरा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो भी आपका रिफ्रैक्शन का कारण। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो पानी जो होता है, पानी पे जो हम लोग तेल डाल देते हैं तो कलरफुल हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो आपका इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के कारण। इसके साथ एक क्वेश्चन और याद रखोगे, जो जो आपका बबल होता है, क्या का बबल, जो आपका जो कलरफुल, जो सोप, मतलब जो साबुन का बबल देखते हो, ठीक है, तो वो भी कलरफुल दिखाई देता है, क्यों, तो वो भी आपका व्यतिकरण। तो इंटरफेरेंस से दो याद रखोगे, पहला याद रखोगे कलरफुल, पानी के ऊपर जो तेल छिड़कते हैं तो कलरफुल दिखाई देता है इंटरफेरेंस के कारण। और दूसरा आप याद रखोगे, जो बबल जो होता है, सोप का जो बबल होता है, वो हमें गोल क्यों दिखाई देता है, तो वो भी सॉरी कलरफुल क्यों दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है वो क्यों दिखाई देता है कलरफुल बबल, तो हमारा इंटरफेरेंस के कारण। और हमेशा याद रखना चाहिए, जो आपका जो जो भी बबल होता है, जो भी बबल होता है ये, ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें जो दाब होता है बबल के अंदर, ठीक है, तो ये बाहर वाले प्रेशर से कम होता है कि ज्यादा होता है, तो याद रखना ये, हाँ, ये ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से पूछे गए जिसको विवर्तन बोलते हैं। अभी भी ऐसे पूछा गया था कि जो कोई भी एक लाइट है, ठीक है, कोई भी एक जगह से अगर पास होता है, ठीक है, मान लो एक छेदा यहाँ से पास होता है, वो बैंड हो जाता है, क्यों होता है, तो ये आपका डिफ्रैक्शन के कारण होता है, विवर्तन के कारण होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, जो आपका सीडी, पहले जमाना में जो सीडी आता था, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा गया है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो ये जो कलरफुल क्यों दिखाई देता था, तो ये भी आपका डिफ्रैक्शन के कारण। इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन ट्विस्ट है, ठीक है। अब देखो, द क्रैक पार्ट ऑफ ए ग्लास अपियर टू बी ब्राइटन ड्यू टू। अब यहाँ पहले हमने पढ़ा था कि ग्लास का अगर पाउडर बना दे तो वो क्यों चमकता है व्हाइट कलर का, तो वो स्कैटरिंग के कारण, परिकिरणन के कारण। बट यहाँ पूछा कि मान लो एक ग्लास कोई क्रैक हो गया, ठीक है, तो क्रैक हो जाने से क्या होता है, मतलब फूट जाने से आप देखते हो वहां एकदम एकदम चमकीला सा एक लाइन बन जाता है, तो कांच का टूटा हुआ भाग डैश के कारण चमकीला प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, आपको ये बताना है, जल्दी से सोचिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। क्या मैं सही हूं, क्या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है या किसी और चीज के कारण होता है, आप एक बार अपना दिमाग आप जरूर लगाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में आपका ट्विस्ट है, ठीक है, तो इस ट्विस्ट को समझना है और गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने गलती कर लिया तो फिर, ठीक है, इतना पढ़ाने का ये नहीं रहेगा। तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए रुक रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पता होगा, अब जल्दी से बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कब, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है।
अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे इसका क्वेश्चन है। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आप क्या याद रखोगे, सबसे पहले तो याद रखो कि जो जो क्रैक ग्लास है, ठीक है, वो क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है, मतलब ब्राइटन दिखाई देता है, ठीक है, चमकीला दिखाई देता है। दूसरा याद रखोगे जो आपका, दूसरा क्या याद रखोगे आपका, जो जो आपका हीरा जो चमकता है, जो डायमंड जो चमकता है, ठीक है, जो डायमंड जो चमकता है क्यों चमकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और याद रखना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब कार्बन का ये एलोट्रोप है, आपको पता होगा, तो कार्बन का सबसे प्योर वाला फॉर्म कौन सा है, तो वो भी आपका डायमंड है, आपका सबसे प्योर फॉर्म, ठीक है। और इसका ना हमेशा ना एक चीज पूछा जाता है, एक पूछा जाता है इसका आपका क्रिटिकल एंगल, ठीक है, और इसका एक पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्रिटिकल एंगल, आप ये दो चीज मुझे कमेंट करोगे क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल मतलब होता है क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल इसका कितना कितना होता है, और इसका जो आपका अपवर्तांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है, आप ये मुझे दोनों कमेंट करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है और इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, दोनों कमेंट कीजिएगा। ये क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये चमकता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जैसे कि हमारा OFC हो गया, OFC ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हो, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि रेम्बो बनता है, तो रेम्बो में क्या क्या यूज होता है, तो याद रखिएगा रेम्बो का जो सिद्धांत है बनने का, ठीक है, रेम्बो मतलब आपका, रेम्बो जो होता है इसका सिद्धांत क्या है, तो आपको याद रखना है इसमें तीन चीज होते हैं, एक तो आपका होगा पूर्ण आंतरिक कोण, डेट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद इसमें आपका अपवर्तांक, डेट मीन्स आपका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और इसमें आपका डिस्पर्सन भी होगा, डिस्पर्सन मतलब विक्षेपण जो होता है, ठीक है, फैलाव, ठीक है। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, और आपका इसमें डिस्पर्सन भी होगा रेम्बो में। और हमेशा याद रखिएगा रेम्बो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेम्बो कब नहीं बनेगा, तो याद रखिएगा जब भी सन आपके ठीक सर के ऊपर होगा तब आपका रेम्बो नहीं बनेगा, ठीक है। इतना चीज याद रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी चीजें मैंने आपको बता दी, आशा करता हूँ आपने सही किया होगा। अब यहाँ पूछा गया है जो लाइट जो है, ठीक है, लाइट इज अ विच काइंड ऑफ वेव, ठीक है, क्या ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या ये एक अनुप्रास तरंग है, क्या ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, क्या ये यांत्रिक तरंग है, या इसमें से एक से दो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको करवाया था जो लाइट जो होता है, सबसे पहले ये दो नेचर शो करता है, एक कण का नेचर भी शो करता है, डेट मीन्स पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और एक जो है आपका ये तरंग का नेचर भी शो करता है, डेट मीन्स ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और ये आपका वेव का नेचर भी शो करता है। और ये जो है आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पहला, ठीक है, उसके बाद एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही, ठीक है, साथ ही साथ ये आपका क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ये सब चीज मैं समझा चुका हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे वेव होते हैं जिसको ट्रेवलिंग करने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझोगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5, दैट मीन्स मोर देन 1, ठीक है, एक से अधिक इसका आंसर होगा। अब ध्यान से समझो, अब ये जो लाइट है, ठीक है, लाइट है, सबसे पहले समझना लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है, क्वेश्चन पूछा जाए लाइट क्या है, तो एक एनर्जी मतलब ऊर्जा का फॉर्म है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो ये जो कण का मतलब ये पार्टिकल नेचर भी देता है और वेव नेचर भी देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेव नेचर का थ्योरी, वेव नेचर ऑफ थ्योरी किसने दिया था लाइट का, तो ह्यूगन ने दिया था, ह्यूगन। और कण नेचर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का सिस्टम किसने दिया था, पार्टिकल नेचर का सिस्टम किसने दिया था, तो आपको याद रखना है पार्टिकल नेचर का जो सिस्टम आपका दिया था, ये दिया था आपका न्यूटन ने दिया था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। समझ में आया, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। और लाइट, चलिए बाकी हम बहुत डिटेल में समझाएं तो उसमें हम जाएंगे। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सबसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता पेंट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, तो आप क्या बोलोगे सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, तो गामा रेज का। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए पेंट्रेटिंग मतलब भेदन क्षमता, उसके बाद पूछोगे कि ये जितना भी है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, तो गामा रेज के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा आयोनीकरण क्षमता किसके पास है, तो एक्सरे के पास, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा कौन सा ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जो आप क्या करते हो, आप रिमोट कंट्रोल में उसको यूज करते हो, तो क्या बोलोगे इंफ्रारेड, IR रेज,
इंफ्रारेड जो होता है, IR आपने पढ़ा होगा, ये देखिए इंफ्रारेड जो होता है, तो इंफ्रारेड ऐसा भी है ना, आपको याद रखना है कि इन जितने भी हीटिंग वाले सब्सटेंस है, जहाँ से हीट निकलता है वहाँ से इंफ्रारेड भी निकलता है। और यही चीज़ पूछा जाएगा कि जो आपका दर्द को, जो हमारा पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, उसको भी ठीक करने के लिए कौन सा वेव यूज़ करते हैं, तो इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा रेज, सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रेज, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसके पास है, तो याद रखिएगा रेडियो वेव। इधर जब आओगे, देखो इधर आओगे ना, इस साइड आओगे ना, इस साइड, तो आपका एनर्जी कम होते जाएगा और वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, और इधर से इधर जाओगे तो आपका वेवलेंथ आपका घटता जाएगा बट एनर्जी आपका बढ़ता जाएगा। बट जितने क्वेश्चंस मैंने बस बताए अभी के लिए उतना याद रखो, बहुत है, ठीक है। उसके बाद हु मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट किसने मेजर किया था, ये पूछा गया। देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको फंसाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट जो सबसे पहले मेजर किया गया था वो किया गया था रोमर के द्वारा। और स्पीड ऑफ लाइट, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट किसने मेजर किया, रोमर, पहला क्वेश्चन आप लिखोगे। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ होता है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो रोमर ने क्या किया था, स्पीड ऑफ लाइट मेजर किया था। न्यूटन ने क्या दिया था, तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ जो लाइट है, मतलब आपका कण वाला जो थ्योरी है लाइट का, वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और ह्यूगन ने क्या दिया था, आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था, ठीक है, तरंग का जो थ्योरी था लाइट का वो दिया था। गैलीलियो से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, सबसे पहले इन्होंने टेलीस्कोप का डिस्कवर किया था। दूसरा क्वेश्चन याद रखोगे, ये छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे पहले स्पीड को, चाल को डिफाइन किसने किया था, न्यूटन मत मानना, न्यूटन ने लो दिया था, ठीक है, बहुत सारे लो दिया था इन्होंने, ठीक है, बट स्पीड को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, टेलीस्कोप को किसने डिस्कवर किया था, तो गैलीलियो ने किया था। और जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का जो नियम है जो आप पढ़ते हो, जो पहला नियम है न्यूटन का, सबसे पहले जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो वही गैलीलियो ने दिया था। इसीलिए न्यूटन का जो पहला है, फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन होता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो या जड़त्व बोलते हो, उसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये सब याद रहेगा जितने क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। स्पीड को किसने सबसे पहले डिफाइन किया, तो आपको गैलीलियो ने किया। इसका आंसर क्या होगा, तो रोमर होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने अभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि स्पीड का जो रिलेशन होता है लाइट का, ठीक है, वो हमेशा इन्वर्सली होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ध्यान से समझना, ठीक है, किसी भी मीडियम का अगर अपवर्तांक ज्यादा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उस मीडियम का क्या होगा, आपका स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो कम होगा। अगर जब भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करता हूं, तो जिस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब वो मीडियम उतना ही डेंसर है। डेंसर मतलब वो मीडियम इतना ही सघन है। विरल और सघन आप पढ़ते हो ना हिंदी में, तो वही सघन है, मतलब वो इतना ही डेंसर है। तो यही क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस में दिया हुआ था, 64 वाला जो एसआई का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो याद रखना मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली होगा अपवर्तांक के, डेट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डेंसर मीडियम का। मतलब जो मीडियम ज्यादा सघन होगा, जो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों के साइड स्पीड ऑफ लाइट का जो रिलेशन है वो उल्टा होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ लाइट किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ वाटर है। तो वैक्यूम आपको पता है यहाँ इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है, और वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, अच्छे से याद रखिएगा। और स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले किसने मेजर किया था, तो रोमर ने किया था, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां आपको बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा। यहां आई मतलब है आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट कोण बोल सकते हो या इंसिडेंट एंगल बोल सकते हो, ठीक है, या हिंदी में बोला जाता है आपतित कोण जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, आई हो गया आपका आपतित कोण, मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सी ए जो है आपका क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल मतलब होता है क्रांतिक कोण, ठीक है। तो जल्दी से आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी सीन व्हेन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तब देखा जा सकता है, कब। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि जब भी डेंसर से रियर में जाएंगे, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी लाइट, ये डेंसर में मान लेता हूं, ये रेयर में मान लेता हूं, यहां से लाइट,
ठीक है, ये इधर जाएगा तभी होगा। और क्या, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आपका ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है, कैसे, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा ये क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना 6 क्वेश्चन ही हम लोग ने किया, 20 मिनट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीजर यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कहाँ यूज किया जाता है? एक्सरे, एक्सरे का डिस्कवर किसने किया था? रोंटेजिन ने किया था, याद रखना, ठीक है, रोंटेजिन। और मैंने एक्सरे के बारे में अभी बताया था, एक्सरे के बारे में अभी क्या, सबसे ज्यादा जो आयनीकरण क्षमता होता है वो एक्सरे में होता है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता, पेंट्रेटिंग पावर जो होगा वो गामा में होगा। सीटी स्कैन मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, याद रखना, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये सब थोड़ा थोड़ा वर्ड डिफरेंट कर देगा ना एग्जाम में, बस खत्म। उसके बाद सीटी स्कैन होता है तो कंप्यूटेड, आपका कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, और एक एमआरआई भी याद रखना, ठीक है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और यहाँ ये इंडोस्कोपी, तो याद रखें इंडोस्कोपी में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। इंडोस्कोपी क्या के, तो हमारा आंतरिक भाग को देखने के लिए यूज किया जाता है। और पेरिस्कोप में क्या यूज किया जाता है, तो मैंने अभी ऊपर बताया था, रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद है आपका ये देखिए, द फर्स्ट, छोटी आंत का पहला, अब देखो ये आपको पढ़ाया गया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए कि जो डाइजेशन जो हमारा स्टार्ट होता है ये मुख से होता है, ठीक है, याद रखना। पहला क्वेश्चन, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है? मुख से होता है। पर मुख में जो डाइजेशन होता है किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। बट प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आमा से, पेट से स्टार्ट होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पूछा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत का पहला भाग यू आकार का होता है और इसे डैश के नाम से जानते हैं। छोटी आंत अगर मैं आपको बताऊं तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इलियम, ठीक है, सॉरी ये कहा गया, ड्यूडेनम, ठीक है, जेजेनम और इलियम। 3 भागों में है, क्या बांटा जाता है आपका पूरा का पूरा छोटी आंत बांटा जाता है, ड्यूडेनियम, जेजेनम और इलियम। तो जो पहला भाग जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका ड्यूडेनम का, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका पेट है, डेट मीन्स आपका पेट, स्टोमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को, मतलब छोटी आंत के कनेक्ट कौन करता है? तो आपको याद रखना है ड्यूडेनम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो भी पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है, पेनक्रिया से जो भी जूस बनते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ आता है? तो वो ड्यूडेनम में आता है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये ड्यूडेनम आपको अच्छे से याद रखना है। और लास्ट वाला पार्ट को हम लोग इलियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें, ये है कि फूड बिकम्स डैश ड्यू टू द बाइल एसिड, पित्त रस के कारण भोजन डैश बन जाता है। तो क्या एसिड, अम्लीय, क्षारीय, ठीक है, न्यूट्रल, पहले उदासीन और फिर तो आपको पता होगा जो बाइल होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना कि बाइल जो होता है इसको बनाता कौन है? पहला क्वेश्चन तो लीवर। ये स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, डेट मीन्स गोल ब्लाडर में होता है। इसका काम क्या होता है? तो पहला तो काम ये होता है कि ये क्या करेगा, जो आपका फूड आएगा, देखिए जब आपका फूड आएगा, क्योंकि ये जो बाइल जूस होता है ना, ये बाइल जूस ये लीवर बनाता है, और ये कहाँ देगा? तो ड्यूडेनम में देगा, सबसे पहला वाला भाग जो होता है, ठीक है, अब ये ड्यूडेनम में देगा, ठीक है। तो यहाँ ये समझना है कि जो आपका ड्यूडेनम में आता है स्टोमक से, मतलब पेट से, तो वो भी जो भी खाना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वो एसिडिक नेचर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो पेन आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, आपको पता है गैस्ट्रिक जूस होता है, पेट में हमारा जूस निकलता है गैस्ट्रिक जूस, उसका वो क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है उसका। उसका पीएच कितना होता है ये भी पूछा गया, तो 2.5 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो अब देखो, अब ये खाना एसिडिक बन के आपका आएगा छोटी आंत में, तो छोटी आंत में क्या होगा? एसिडिक बन के आएगा। इसको नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल मतलब न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है? बाइल जो है इसको एल्केलाइन कर देता है, मतलब फूड बिकम डैश ड्यू टू बाइल जूस, किसके कारण? तो आपका एल्केलाइन यहाँ से आएगा और वो ऊपर से एसिडिक होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और बाइल का और एक काम है, ये फैट को तोड़ता है। फैट को आपको पता है, फैट किस में टूटता है? पेट में, जल्दी से बताओ। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है।
और इसको कौन तोड़ता है, फैट को कौन तोड़ता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस से कौन सा ऐसा एंजाइम आता है जो फैट को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है, किसमें, आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो आपको मैंने पढ़ाया था लिप्सा के बारे में। तो लिप्सा एक ऐसा एंजाइम है, 3 एंजाइम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से देखिएगा। तो लिप्सा जो क्या करता है, फैट को तोड़ता है आपका फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देता है, फूड एल्केलाइन हो जाता है, किसके कारण, तो बाइल के कारण। बाइल कौन रिलीज करता है, लीवर करता है। स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लाडर में होता है। अब यहाँ बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। आसियान कंट्री का मेंबर कौन नहीं। मैंने इसको आपको ट्रिक से आपको करवाया था, अगर आपको याद हो तो। देखिए टोटल अभी जो मैंने ट्रिक से करवाया था उसको मैंने आपको बताया था, ठीक है। एमबीबीएस, मैं अभी करवाने नहीं जा रहा हूँ, एमबीबीएस, आईपीएल, सीटीबी मैंने आपको करवाया था। मैंने बताया था टोटल इसमें 10 कंट्री है, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि 1967 में ये फॉर्म हुआ था। और अभी जो 11th कंट्री जो जुड़ा है, ठीक है, वो कौन है, आपका ईस्ट तिमूर है। ईस्ट तिमूर है। तो इसमें कौन सा नहीं है, ईस्ट तिमूर है, इंडोनेशिया है, ठीक है, म्यांमार है, ठीक है, लाओस है, मालदीव्स नहीं है। मालदीव्स की जगह मलेशिया आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने पूरा ट्रिक से आपको करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ये देख लिए 10 है, इसमें 11वां एक और जोड़ लीजिएगा। अब जो 11 कंट्री जो जुड़ा है वो ईस्ट तिमूर जुड़ा है। जिस तरीके से जो स्वीडन जो है आपका, ठीक है, न्यूली कंट्री है। टोटल अब 31 कंट्री हो गए नाटो में, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एससीओ। अब ये एससीओ में कौन सा कंट्री नहीं है आपको ये बताना है। देखिए एससीओ में भी टोटल 8 कंट्री, मैं अभी आपको याद भी करवा देता हूँ। देखिए बड़ा इजी है इसको याद करना। आप देखिए अब इसमें कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। इंडिया है, पाकिस्तान है, रसिया है, अफगानिस्तान है, किर्गिस्तान है। अब यहाँ देखो कौन सा नहीं है, मैं अभी आपको याद करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है जो मेनली जिनके बीच में चक्कर चलते रहता है, टोटल 8 है, ठीक है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड रसिया, ये चारों में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो ये 4 तो आपको याद रखना ही। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रसिया। अफगानिस्तान को छोड़ के जितना भी थान थान आ रहा है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो ये सब, ठीक है, जो 8 जो है आपका इसका मेंबर। आपको ना, आप मेरे को ये चारों का ना, कजाकिस्तान, ठीक है, इसका कैपिटल, किर्गिस्तान का क्या है, बिस्केक है, तजिकिस्तान का क्या है, दुशानबे है, उज्बेकिस्तान का क्या है। आपको तो इस टाइप के ना चारों का मुझे अभी कैपिटल नीचे कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। बस ये आपको 8 याद रखना है। ये बाकी जो दिया वो ऑब्जर्वर है, अभी उसको आपको याद नहीं करना। इसमें कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, तो अफगानिस्तान जो है इसमें नहीं है, ठीक है। टोटल कितने, 8 है। अब ये देखिए 1857 से आपका आगे 1857 आपको दिया गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, ध्यान से पूछा क्या, कौन सा गलत है। तो पहला पॉइंट है यहाँ कि कमल और रोटी विद्रोह का प्रतीक था, क्या ये सही है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए। ये जी बिल्कुल सही है या नहीं, हम देखते हैं। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, क्या ये सही है, ठीक है। और ली आयोग की सिफारिश पर जो क्या किया गया था, जो आपका 2:1 और 5:1 का सेना रखा गया था, और वास्तविक विद्रोह 10 मई 1857 से शुरू हुआ। उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही गलत है, सबसे पहले तो कमल और रोटी विद्रोह का प्रतीक था, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, ये तो याद रखोगे ही आपकी, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। इसी तरीके से आप याद रखना 18 अप्रैल को, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है, तात्या टोपे को, जिसको आप रामचंद्र, तात्या टोपे को किस नाम से जानते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तात्या टोपे, तात्या टोपे कौन था, जो नाना साहब के साथ मिलकर, ठीक है, नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर से लड़े थे। तो तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था, तो 1859 में दिया गया था 18 अप्रैल को। और इनको फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को। यहाँ लिखा हुआ ली आयोग की सिफारिश पे 2:1। देखो ली आयोग नहीं था, पील कमीशन था। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया हो तो यही इसका गलती। जो ली कमीशन था ये तो आपका आया था यूनिक यूपी, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उस समय आया था 1923 में, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आया था। ली कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड था, याद रखिए। पील कमीशन जो आया था, और इसके ही रिकमेंडेशन पे क्या हुआ था,
2:1 का और 5:1 का सेना रखा गया था। 2:1 मतलब 2 अगर इंडियन है तो एक आपका क्या होगा, ब्रिटिश होगा। तो इस रेशियो में रखा गया था बंगाल में, और मुंबई और मद्रास में जो रखा गया था आपका इस रेशियो में रखा गया था, 5:1 के रेशियो में रखा गया था। तो ये वाला गलत है, ली आयोग की जगह आपका पील कमीशन होगा, पील आयोग होगा, ठीक है। वास्तविक विद्रोह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, ये भी आपका सही है। यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखोगे कमल और रोटी विद्रोह का प्रतीक था। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हुए, ये मैंने खुद क्वेश्चंस बनाया आपके लिए, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि मतलब ऐसे ही पॉइंट बना दिया, ठीक है। उसके बाद पील कमीशन बैठा था, और पील कमीशन 2:1 और 5:1 ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। और 18 अप्रैल 1859 को उनको ये दिया गया था फांसी, किसको, रामचंद्र पांडुरंग, जिसको तात्या टोपे के नाम से जानते हो, ठीक है। और वास्तविक विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए अगेन इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। 1857 के बारे में ये पूछा गया है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। किसने कहा था, डिजरेली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, लॉरेंस ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का संयंत्र था, जेम्स आउड्रम एंड टेलर ने कहा था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, E.R. रीज ने कहा था। इसमें कौन सा गलत है आपको ये बताना, ठीक है। ध्यान से देख ले, तो ये पूरा का पूरा सही है। ये राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने बोला था, डिजरेली ने। मैंने कैसे याद करवाया था, राष्ट्र के बारे में कोई भी डिस्कस्टिंग बात नहीं करेगा, डिजरेली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह मैंने कैसे याद करवाया था, सिपाही सिपाही हमेशा लड़ते हैं और सीधे रहते हैं, तो लॉरेंस एंड सीले ने कहा था, याद आया। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र था, तो जेम्स आउड्रम पूरा नाम मैंने करवाया था, और टेलर ने किया था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, धर्मांधो है, मांडो हो गया, धर्मांधो का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो E.R. रीज ने दिया था। और एक और था, बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध था, तो ये किसने दिया था, बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध था, तो T.R. होम्स ने दिया था। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखना है, T.R. होम्स, ठीक है। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के नेता थे, ठीक है। आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के नेता थे, अब यहां ध्यान से देखिएगा। सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, बाजीराव प्रथम और नाना फडणवीस। सिराजुद्दौला तो किससे रिलेटेड था, तो ये तो गलत हो जाएगा, आई थिंक आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सिराजुद्दौला आप पॉज कर लेना, ठीक है, पहले वीडियो। तो सिराजुद्दौला से आपको क्या क्या याद रखना, सबसे पहले सिराजुद्दौला से याद रखना है बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 23 जून 1757 में, ठीक है, जिसमें इसको रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था। दूसरा इनसे याद रखोगे एक आपका किसका, सिराजुद्दौला से आप याद रखोगे ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब हुआ था, जल्दी से बताओ, 9 फरवरी 1757 में हुआ था। अलीनगर याद रखना, ट्रीटी ऑफ अलीनगर 9 फरवरी 1757। और अलीनगर जो नाम था, ये जो कलकत्ता है इसको ही अलीनगर उस समय बोला गया था, ठीक है। और एक और चीज याद रखोगे इनसे सिराजुद्दौला से, एक है वो आपका ब्लैक हॉल ट्रेजिडी, ठीक है, काल कोठरी की घटना। ये कब हुआ था, तो 20 जून को हुआ था, 20 जून को हुआ था 1756 में, ठीक है। तो सिराजुद्दौला तो थे नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाजीराव प्रथम और नाना साहेब फडणवीस, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव द्वितीय और कुंवर सिंह, ठीक है। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नाना साहेब आपको पता है, नाना साहब को और किस नाम से जाना जाता है, बहुत बार पूछा गया, तो धोंदू पंत। तो ये कहाँ से लड़े थे, तो कानपुर से लड़े थे। और सैनिक कानपुर से ये तो लड़े थे, पर इनका जो साथ कौन दिया था, सैनिक को किसने संभाला था, तो तात्या टोपे ने संभाला। तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है, तो रामचंद्र पांडुरंग, और इनको धोंदू पंत। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी, झांसी से लड़ी थी, ये तो आपको पता ही होगा। बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ी थी, यहाँ शाह आलम प्रथम आ गया तो फिर ये नहीं हो पाएगा, बट जो बेगम हजरत महल थी ये आपका लखनऊ से लड़ी थी, ठीक है। और ये बाद में, ठीक है, अब इतना लेकिन लखनऊ से लड़ी थी, इतना पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। वरकरी संप्रदाय, ठीक है, वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये भी आपको कराया गया है, आप मराठा वाला पार्ट में आप देखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि वरकरी संप्रदाय का जो ये है वो कौन है, आपके नाम देव है, ठीक है। वरकरी संप्रदाय जो था, ठीक है, एक याद रखना, आजीवक संप्रदाय,
अजीवक संप्रदाय का भी बहुत पूछा गया है, तो अजीवक संप्रदाय था, इसको किसने मतलब संस्थापक कौन माना जाता था? मखली गोसाला, मखली गोसाला, याद रखना। और यहाँ वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है नामदेव, ठीक है। अब देखो यहाँ ज्ञानेश्वर दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये जो नामदेव थे ना, वरकरी संप्रदाय, इसमें विष्णु को पूजा जाता था, विष्णु भगवान को, जिसको विठोबा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? विठोबा, विष्णु भगवान, नामदेव, वरकरी संप्रदाय। अब ज्ञानेश्वर से याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था और किसने लाया था? क्योंकि भक्ति आंदोलन का जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? साउथ इंडिया से हुआ है, ये भी पॉइंट याद रखोगे, मतलब दक्षिण भारत से। तो उत्तर भारत में उसको किसने लाया था? तो रामानंद ने लाया था। किसने लाया था? रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। ये क्वेश्चन आपको पता होगा, पूछा गया। उसी प्रकार से, ठीक है, अगर आपको पूछे कि महाराष्ट्र में, ठीक है, भक्ति आंदोलन का, ठीक है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ज्ञानेश्वर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मराठी भाषा और मराठी साहित्य का जो संस्थापक माना जाता है वो भी ज्ञानेश्वर को। और याद रखिएगा भगवत गीता पे इन्होंने टीका लिखा था। भगवत गीता पे किसने टीका लिखा था? तो ये लिखा था आपका ज्ञानेश्वर ने। इसे भी आपको बताओ, भगवत गीता से ज्ञान मिलता है, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना है। तो भगवत गीता पे इन्होंने टीका लिखा था, उसका नाम दिया था भवार्थ दीपिका, भवार्थ दीपिका, भवार्थ दीपिका, ठीक है। इतना पॉइंट यहाँ से याद रखोगे। उसके बाद ये चारों संत थे महाराष्ट्र के, इसमें एकानाथ से याद रखोगे, इन्होंने ना रामायण पे टीका लिखा था, उसका नाम दिया था, उन्होंने क्या लिखा था? भगवत गीता पे नाम क्या दिया? भवर्त दीपिका। इन्होंने क्या लिखा? रामायण पे टीका, इन्होंने क्या दिया? भवर्त रामायण, ठीक है। और रामदास, याद रखना, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था जो पूछा जाता है, दास बोध। तो दास बोध किसने लिखा है? तो रामदास ने लिखा। सब पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका शिवाजी के बारे में। देखिए शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जन्म 1627 में हुआ, तोरन का किला 1644 में जीता, अफजल को मारा 1659 में, सूरत की पहली लूट 1654, दूसरी लूट 1670, पुरंदर की संधि 1665, राज्य अभिषेक 1674, मृत्यु 1680 1682। तो कौन सा इसमें गलत? देखो एक भी लाइन में अगर कोई गलत हो गया तो एग्जाम में ये नहीं कि मान लो कोई एक पॉइंट सही है और लास्ट वाला गलत है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब यही गलत है, ठीक है। देखो तो जन्म तो 1627 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 1627 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तोरन किला जीता था 1644 में, अफजल को मारा था। आपको पता है तोरन का जो किला इन्होंने जीता था बीजापुर के सुल्तान से ही जीता था, और बीजापुर के सुल्तान अफजल खां को भेजता है इनको मारने के लिए, पर वो ही अफजल खां को 1659 में मार देते। सूरत की पहली लूट बहुत अच्छे से याद रखिएगा 1664 में, और सूरत की दूसरी लूट 1670 में, सही है। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था, किसके साथ हुआ था? जयसिंह। पूरा का पूरा रिवीजन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1665 में किसके साथ हुआ था? जयसिंह के साथ। और राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। मृत्यु कब हुआ था? 1682 में नहीं हुआ था, 1680 में हुआ था। तो ये वाला पॉइंट गलत है, आपको अच्छे से याद रखना है, मतलब ये ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा। अब कुछ पॉइंट जल्दी से याद रखोगे जो क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले अगर मैं शिवाजी का बात करूं तो इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनवाया था? रायगढ़ को बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने जो अपना राज्याभिषेक किया था वो भी कहाँ किया था? तो रायगढ़ में ही किया था, मतलब कोऑर्डिनेशन जिसको बोला जाता है। राज्याभिषेक कब किया था? तो आपको याद रखना है 1674 में किया था। तो इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो आपको याद रखना है रायगढ़। राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो रायगढ़। और 3 लोगों का नाम याद रखना है, 3 गुरुओं का नाम इनका, आपका मतलब पंडितों का नाम याद रखना है। पहला याद रखोगे दादाजी कोंडेव। तो कोंडेव इसके कौन थे? दादाजी कोंडेव। तो इनके जो थे दादाजी कोंडेव जो थे, इसके आपको याद रखना है ये थे आपके इसके संरक्षक, या बोल सकते हो कि इनका जो लड़ने वाला जो चीज़ें जो सिखाई गई थी वो था आपका दादाजी कोंडेव। इनको जो स्पिरिचुअल शिक्षा जो मिला था, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा जो मिला, तो वो रामदास से मिला था, अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो दादाजी कोंडेव, रामदास, और एक याद रखोगे गंगा भट्ट। तो गंगा भट्ट कौन होते हैं? तो राज्य अभिषेक करने के लिए ये क्या करते हैं, एक बनारस से एक पंडित को बुलाते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है आपका गंगा भट्ट। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, गंगा भट्ट को इन्होंने बुलाया था। इतना चीज़ आपको समझ में आया। उसके बाद आप याद रखिएगा इनके पिता का नाम था साहजी भोसले, और माता जी का नाम पक्का याद रखना, क्योंकि इनका माता जी का जो बोला जाता है ना, इनके ऊपर जो ज़्यादा इफेक्ट था, ठीक है, वो माता जी का था। तो पिताजी का नाम साहजी भोसले और माता जी का नाम जीजा बाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनको राजा का उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। बाकी बहुत सारा है, जैसे कि और भी पूछा जाता है कि सरजाम्बी प्रथा,
सरजामी प्रथा या सरजामी प्रथा, ठीक है, ये क्या प्रथा था जो शिवाजी के समय थी? भू राजस्व प्रथा था, ये भी याद रखना, भू राजस्व सिस्टम था, सरजामी प्रथा। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि किस बैटल में, ठीक है, शिवाजी ने आपको मुगलों को हराया था? तो बैटल ऑफ सलहार में, बैटल ऑफ सलहार में, ठीक है, ये से हम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, जो आया है उतना आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? बैटल ऑफ खेड़ा, ठीक है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। पाल खेड़ा का 1728 में। संगोली का संधि जो हुआ था 1750 में, ठीक है, और आपका पानीपत जो थर्ड हुआ था वो इतना में आता है। देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें खेड़ा, ये इसमें से कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, या कोई गलत नहीं है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी गलत नहीं है, डेट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, बैटल ऑफ खेड़ा जो हुआ था, ये हुआ था किसके बीच में? तो ताराबाई और साहू के बीच में, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करो, क्वेश्चन पूछा गया कि साहू को, ठीक है, आपका रिलीज कौन करता है? मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, साहू को कौन कैद करके ले जाता है? औरंगजेब। पर साहू को रिलीज कौन कर देता है, मतलब छोड़ कौन देता है जेल से? तो मुअज्जम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, या बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम साहू को रिलीज करता है। और साहू और ताराबाई के बीच में क्या होता है? बैटल ऑफ खेड़ा होता है, जिसमें साहू जीत जाता है। एक क्वेश्चन ताराबाई से पूछा जाता है कि जब औरंगजेब शासन कर रहा था, ठीक है, तो कौन सा ऐसा महिला थी, ठीक है, जो उसके विरुद्ध खड़ी थी? तो याद रखिएगा, ताराबाई उसके विरुद्ध खड़ी थी, याद रखिएगा, ठीक है, और उसके समय शासन कर रही थी आपका सतारा से, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है पाल खेड़ा का युद्ध, ये 1728 में हुआ है, किसके बीच में आया था? बाजीराव प्रथम और आपका, बाजीराव प्रथम और आपका निजाम के बीच में हुआ था, ठीक है, किसके बीच में हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में हुआ था, जिसमें कि निजाम पूरी तरीके से हार जाता है। और इसके बाद एक संधि होता है, अगर आपको याद हो, शिवगांव की संधि। तो याद रखना, शिवगांव की संधि कब हुआ था? पालखेड़ा के युद्ध के समय में, ठीक है, जिसमें कि निजाम हार जाता है और बाजीराव प्रथम जीत जाता है। संगोला का संधि कब हुआ था? संगोला का संधि जो होता है, संगोला का जो संधि होता है, आपको याद रखना, ये जो होता है आपका संगोला का संधि, वो तब होता है, ठीक है। देखिए, जो आपका जो छत्रपति शिवाजी थे, ठीक है, आपको पता है जो ताराबाई था, ताराबाई का जो बेटा था छत्रपति शिवाजी के नाम से जो फिर बैठता है, द्वितीय मानो, छत्रपति शिवाजी द्वितीय, वो क्या करता है? कोल्हापुर से रूल कर रहा होता है। तो संगोला का संधि में ये साइन होता है 1750 में कि अब पूरा का पूरा, ठीक है, अब क्या होगा? पूरा का पूरा जो मराठा साम्राज्य होगा वो पेशवा के अंदर आ जाएगा। तो ये संगोला का संधि जो होता है वो यही बताता है कि पूरा का पूरा मराठा जो हो जाएगा आपका किसके बीच में आ जाएगा? पेशवा के अंदर। बैटल ऑफ पानीपत थर्ड अच्छे से याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, और किसके समय में हुआ था ये भी पूछा गया, तो बालाजी बाजी राव के समय में हुआ था आपका। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है, आपको ये पूछना है। अब तो यहाँ बेसन ऑफ संधि 1782, सालबाई की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803 और मंदोसर की संधि आपको, तो इसमें कौन सा है जो गलत तरीके से मिलाया गया, आपको ये बताना है, ठीक है। जल्दी से देखिए, देखिए अब ध्यान से देखिए, देखिए बेसिन की संधि, सबसे पहले इसको करने से पहले आपको ये भी समझ में होना चाहिए, जो एंग्लो मराठा वार हुआ था, एंग्लो मराठा वार, 3 एंग्लो मराठा वार हुआ था। पहला एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1775 से 1782, ठीक है। तो ये जो 1782 है, 1782 है, इसी समय साइन होता है बैटल ऑफ क्या? बैटल ऑफ सालबाई। देखिए सालबाई की संधि 1802, बैटल ऑफ बेसिन, क्या इसमें कोई गलत है? एक बार आप जरूर बताइएगा। देखिए मंदोसर का तो 1818 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंग्लो मराठा वार, ठीक है। तो एंग्लो मराठा वार जो है, ठीक है, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मराठा वार जो पहला जो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1775 से 1782, ठीक है। ये कब हुआ था? 1775 से 1782, और 1782 में ही, ठीक, क्या होता है? बैटल ऑफ सलवाई साइन होता है, बैटल ऑफ सलवाई, इसी समय क्या होता है? बैटल ऑफ सलवाई जो है आपका साइन होता है, ठीक है। और बेसिन जो होता है आपका 1802 में होता है। डेट मीन्स आपका अगर देखोगे तो बेसिन की संधि, तो बेसिन की संधि जो हुआ था ये 1802 में हुआ था, ठीक है। और सलबाई की जो संधि है ये जो हुआ था आपका, देखिए अब ये हो गया एंग्लो मराठा वार प्रथम कब हुआ? 1775 से 1782।
दूसरा जो आपका मराठा वार हुआ था तो 1803 से लेकर 1805 में हुआ था, ठीक है। और 1802 में क्या होता है, आपका बेसिन का संधि साइन होता है, ठीक है, बेसिन का संधि। तो ये भी आपका गलत हो गया, मतलब इसका डेट यहाँ लिखा हुआ है, इसका डेट यहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिन का संधि बोले तो 1802 और सलवाई की संधि बोले, ठीक है, तो हो जाएगा आपका सलवाई की संधि 1782। देवगांव की संधि 1803 और मंदोसर की संधि आपका ये। तो ये हो गया आपका दूसरा एंग्लो मराठा। तीसरा कब हुआ था, तो 1817 से लेके 1818। प्लीज इनको याद रखिएगा, पहला हुआ था 1775 से 1782। 1782 में क्या हुआ, तो आपका बैटल, आपका ट्रीटी ऑफ कौन सा संधि साइन हुआ था, तो आपका सलबाई का संधि साइन हुआ था, जो कि 1782 में हुआ था। ये सलबाई का संधि हो गया, ठीक है, मतलब ये वाला यहाँ जाएगा। उसके बाद दूसरा हुआ 1803 से 1805। तो 1802 में कौन सा संधि साइन हुआ, बेसिन की संधि, तो 1802 हो गया। और देवगांव की संधि 1803 और मंदोसर की संधि जो होगा 1818। तो ये जो होता है 1818 लास्ट, 1817 से 1808, 18 से 18। तो ये जो लास्ट वाला एंग्लो मराठा वार होता है, जो कि 1817 से लेकर 1818 होता है, लास्ट में क्या होता है, पूरी तरीके से पेशवाशिप खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ये दोनों आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित से कौन सा गलत है। फिर से यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। गुरु नानक का जन्म 1469 में, ठीक है, तलवंडी में हुआ और उनका संगत और पंगत प्रथा शुरू की। क्या ये सही, आप बताइएगा। वे बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसके बारे में ये बताया जा रहा है, तो ये इनके बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है, मतलब गुरु नानक के बारे में। उसके बाद लहना के रूप में जाने गए और गुरुमुखी लिपि शुरू की, अमृतसर शहर की स्थापना की, ठीक है। ये सब किसके बारे में बताया, तो गुरु नानक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, गुरु नानक। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ, कहाँ, तलवंडी पाकिस्तान में, बिल्कुल सही है। और इनका देहांत कहाँ हुआ था, तो 1538 में हुआ था आपका, ठीक है, करतारपुर पाकिस्तान में। तो जन्म कब हुआ, 1469 में हुआ तलवंडी में, और देहांत कब हुआ, 1538 करतारपुर पाकिस्तान में, सही है। उन्होंने संगत और पंगत, बिल्कुल सही है, संगत और पंगत, ठीक है। संगत मतलब वहाँ डेरा सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था, पंगत आपको पता है लंगर सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो संगत और पंगत इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये बिल्कुल सही है। वे बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ये भी बिल्कुल सही है। लहना के रूप में जाने गए, ये गलत है। लहना के रूप में कौन जाना जाता था, तो ये जाना जाते थे अंगद, गुरु अंगद को लहना के रूप में जाना जाता था। गुरुमुखी लिपि शुरू की, गलत है अगेन। गुरुमुखी लिपि किसने शुरू किया था, तो अंगद ने किया था। तो ये दोनों पॉइंट अंगद के लिए, गुरु अंगद के लिए। लहना के रूप में जाने गए, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि शुरू किया, गुरु अंगद, तो याद रखें। अमृतसर शहर की स्थापना की, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि अमृतसर शहर का जो स्थापना किया था, ठीक है, वो किया था आपका रामदास ने। आपको पता है जो अमरदास जो होता है, ठीक है, उसका दामाद होता है रामदास, और रामदास की बीवी जो होती है बीवी मानी। इसको जमीन देता है 500 बीघा जमीन जो दिया जाता है आपको, दिया जाता है किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा, ठीक है, बीबी मानी को। और इसी पे ये क्या करता है, अमृतसर शहर का स्थापना करता है रामदास, और अमृतसर शहर का स्थापना तो करता ही है, ठीक है, प्लस एक अमृतसर क्या जलाशय भी बनाता है, और उसी अमृतसर के जलाशय के बीच में क्या है, अभी आपका गोल्डन टेम्पल है। तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। जो भी पॉइंट्स मैंने बताया प्लीज अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो इसका 5 हो जाएगा आंसर, मतलब आंसर ई हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, अगेन पूछा जा रहा है। गुरु अंगद गुरु नानक की जीवनी लिखा है, तो गुरु अंगद ने क्या गुरु नानक का जीवनी लिखा है, ये वही गुरु नानक अंगद है जिसको लहना कहा जाता है, ठीक है, प्लस इन्होंने गुरुमुखी लिपि स्टार्ट किया था। गुरु अंगद गुरु नानक की जीवनी लिखी है। गुरु अर्जुन के बारे में देखिए, वो 5वें गुरु थे, आदि ग्रंथ की रचना की है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन अकाल तख्त, ठीक है, गुरु अर्जुन के बारे में अकाल तख्त का निर्माण करवाया और औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। गुरु नानक यहाँ देखो, अब यहाँ जो लास्ट वाला जो आपको दिया हुआ है सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या ये सीक्वेंस सही है कि नहीं, पूछा इसमें कौन सा गलत है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गुरु अंगद, ठीक है, गुरु नानक की जीवनी लिखी है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, इन्होंने इसका जीवनी लिखा है। दूसरा पॉइंट, गुरु अर्जुन के बारे में बोला कि वो 5वें गुरु थे, बिल्कुल सही है। आदि ग्रंथ की रचना क्या है, बिल्कुल सही है।
स्वर्ण मंदिर का निर्माण करा है। बिल्कुल, अमृतसर जो जलाशय उसके बीच में स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया है। उसके बाद एक गुरु अर्जुन अकाल तख्त का निर्माण करवाया था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकाल तख्त का निर्माण जो कराया था वो हरगोविंद ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद औरंगजेब द्वारा हत्या नहीं, अर्जुन गुरु अर्जुन को, अर्जुन देव जो थे 5वें गुरु, इनको औरंगजेब ने नहीं मारा था, औरंगजेब ने तेग बहादुर को मारा था, वो भी याद रखें। 9वें गुरु को, 5वें गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे इनको जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला सही होगा। गुरु नानक आया, गुरु अंगद आया, उसके बाद अमरदास आया, रामदास आया, अर्जुन आया, हरगोविंद आया, हर 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 हरि आया, उसके बाद हर किशन आया। ठीक है, तो ये भी सही है, तो ये वाला आपका गलत है। प्लीज अगेन, जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, आप इसका मतलब समझो ये है कि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके सामने कभी गलत नहीं होंगे। अब देखो, गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यहाँ ये पूछा है। गुरु गोविंद सिंह जो कि कौन थे, इसके 10वें गुरु थे। अब जल्दी से बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट गुरु यही है। ठीक है, तो जो इसके 10वें गुरु थे, जन्म 1666 में पटना में हुआ है, बहुत ही सही है, पटना में हुआ है, पटना साहिब। मृत्यु 1708 में एक पठान के द्वारा मार दिया गया था इनको, 1708 में नांदेड़ में। नांदेड़ क्वेश्चन पूछा जाता है, नांदेड़ किससे रिलेटेड है, तो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिएगा कि इन्हें सच्चा बादशाह के नाम से प्रसिद्ध थे। बिल्कुल सही है, सच्चा बादशाह के नाम से इनके प्रसिद्ध थे। खालसा पंथ 1966 और पारुल प्रथा का शुरुआत इन्होंने किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जाफरनामा इन्होंने लिखा था। ठीक है, जाफरनामा इन्होंने लिखा, फारसी में जाफरनामा लिखा, ये भी बिल्कुल सही। तो मुझे यहाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, जन्म इनका 1666 में हुआ था पटना में, मृत्यु 1708 नांदेड़। अब जल्दी से बताइए, नांदेड़ जो है बेसिकली कौन से स्टेट में है। सच्चा बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, खालसा पंथ का 1666 में, और पाहुल प्रथा इन्होंने शुरू किया फारसी में इन्होंने। तो ये 5th हो जाएगा, मतलब एक से अधिक यहाँ सही है। उसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा गलत है यहाँ पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये है आपका किसके बारे में, आपका रंजीत सिंह के बारे में। देखिए, रंजीत सिंह भंगी मिसल के थे। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। पहला एंग्लो सिख विवाद लाहौर की संधि से के साथ समाप्त हुआ, और पंजाब पर 1849 में डाउलोजी द्वारा पूर्ण कब्जा कर लिया गया था। एक एक पॉइंट नोट से है, तो और जो पढ़ाया गया उसी। देखिए, तो इसमें जो गलत है वो ये है, रंजीत सिंह जो है भांगी मिसल से नहीं थे। ठीक है, ये जो थे आपके शुक्राचार्य मिसल से थे, तो यही गलती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद होगा कि रंजीत सिंह किससे थे, शुक्राचार्य मिसल से। अमृतसर का संधि 1809 में होता है, किसके बीच में, आपका रंजीत सिंह और मैट कैफ के बीच में होता है। ठीक है, मैट कैफ के बीच में होता है आपका अमृतसर का संधि। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला एंग्लो सिख युद्ध लाहौर की संधि से आपको पता है, पहला जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ था वो 1845 से लेके 1846 तक चला था। इस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो हार्डिंजे था। ठीक है, याद रखना, हार्डिंजे प्रथम था, और 1846 का लाहौर का संधि से ये होता है। पंजाब पे 1849 में आपको पता है जो दूसरा एंग्लो सिख वार चला था वो चला था 1845 से 46, बीच एक साल छोड़ देना, 46 48 से 49 तक चला था, 1849 तक चला था, 1848 से 1849। और 1849 में उनको पूरी तरीके से सिख को धाराशाही करके 1849 में पूरी तरीके से पंजाब जो है आपका ब्रिटिश के अंदर में ले लिया जाता है। इसी में आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ चिलियावाला भी। ठीक है, उसके बाद है आपका ये 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉल्स फ्रूट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है फॉल्स फ्रूट नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत फ्रूट नहीं है। पहला है आपका मलबरी। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रॉबेरी, उसके बाद है पियर मतलब नाशपाती, एप्पल, उसके बाद कैस्यूनट मतलब काजू, और आपका कुकुम्बर मतलब होता है आपका खीरा, और जैक फ्रूट, और आपका पाइनएप्पल। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो फॉल्स फ्रूट नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ जितने भी देख रहे हो, ठीक है आप लोग, ये पूरा का पूरा जो क्या है आपका फॉल्स फ्रूट ही है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। सो थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। आशा करता हूँ मेहनत आपको पसंद आया होगा। मेहनत इसलिए किया जा रहा है ताकि आप भी इतना ही मेहनत कीजिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।